तो आप किसी भी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए रखिएगा और आप अपना जवाब ज़रूर कमेंट में दीजिएगा कि आप इसी प्रकार के अगर टॉप लेवल का डेली आप अपना सेट लगाना चाहते हैं तो सुबह यह वीडियो आपके पास मिल जाएगा। आप अपना आकर सुबह ये वीडियो डेली बाय डेली देख सकते हैं, जिसमें आपका तैयारी का पता चलेगा कि आप कितने तैयारी में हैं, या आप जीएनएम किए हैं या फिर आप बीएससी नर्सिंग किए हैं। सबके लिए यह वीडियो ऑल ओवर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑल ओवर स्टेट के लिए। तो चलिए करते हैं बिना किसी देरी किए हुए शुरू। पहला प्रश्न है, रक्तदान ब्लड डोनेशन के दौरान एक समय एक डोनर कर सकता है। ब्लड डोनेशन के दौरान एक समय में एक डोनर एक दाता कर सकता है कितने ब्लड को डोनेट? 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बताना है। तो एक समय में एक जो ब्लड डोनर होगा वह 400 ml तक ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, आगे है दूसरा नंबर का प्रश्न है, अत्यधिक संक्रमण के कारण सदमे के रूप में जाना जाने वाला क्या कहलाता है? मीन्स कहता है कि अत्यधिक संक्रमण होने के कारण अगर किसी को शॉक लगता है, सदमे में चला जाता है, तो उसे हम कौन सा शॉक कहते हैं? एनाफाइलेटिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक। तो आपको पता होना चाहिए कि गंभीर संक्रमण के कारण अगर किसी को शॉक लगता है, सदमा लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेप्टिक शॉक कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, काफ़ी खूबसूरत है, स्पाइनल कॉर्ड में चोट के कारण कौन सा शॉक लगता है? एक पेशेंट है, एक व्यक्ति है, उसको स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग गया भयंकर, और उसके कारण वह बेहोश हो गया, सदमा आ गया, तो उसको कौन सा सदमा कहेंगे? फाइलेटिक शॉक, ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक। तो मस्तिष्क में चोट लगने से लगे या फिर स्पाइनल में चोट लगने से सदमा लगे तो उसको न्यूरोजेनिक शॉक कहते हैं। ठीक है, न्यूरोजेनिक शॉक कहते हैं। चौथा है, कह रहा है एनीमिया का सामान्य कारण, कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया। एनीमिया का सामान्य कारण क्या है? सामान्य कारण आयरन, आहार में लौह तत्व की कमी, विटामिन B12 की कमी, रक्तस्राव विकार, हुक बर्म इन्फेस्टेशन। तो एनीमिया का सामान्य जो कारण होता है, नॉर्मल कारण होता है आयरन की कमी, आयरन डिफिशियंसी। सबसे कॉमन जो कारण है आयरन डिफिशियंसी। पांचवा है, निम्नलिखित में से मुख्य नैदानिक मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस RBC, WBC, प्लेटलेट गणना को कम करता है। क्या कम करता है? इनमें से कह रहा है RBC, WBC और प्लेटलेट के गणना को कौन कम कर सकता है? लिम्फोमा, अप्लास्टिक एनीमिया, DIC, थैलेसीमिया। तो राइट आंसर बताना है कि किसमें RBC, WBC और प्लेटलेट की गणना कम हो जाएगा। तो राइट आंसर एप्लास्टिक एनीमिया। ओके, नेक्स्ट है छठा नंबर प्रश्न है, डिजॉक्सिन का साइड इफेक्ट क्या है? तो डिजॉक्सिन आप लोगों को पता होगा कि यह हार्ट के लिए दिया जाता है, हार्ट के मरीजों के लिए। ठीक है, और डिजॉक्सिन का जो दुष्प्रभाव है, साइड इफेक्ट है, देखने में परेशानी, हृदय मंदता, जीवन परेशानी और उपरोक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए डिजॉक्सिन से जो साइड इफेक्ट होता है वह ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। यानी साइड इफेक्ट में देखने में भी परेशानी हो सकता है, हृदय मंद मतलब हृदय कम गति से काम कर सकता है, और जीवन भी परेशानी हो सकता है, जीवन में भी। ओके, सातवां है, कहता है कशेरुका दंड की दूसरी अस्थि सेकेंड बोन को क्या कहते हैं? कहता है कोलुमरल वर्टेब्रा जो होता है, कशेरुका दंड की दूसरी अस्थि को क्या कहते हैं? एटलस, एक्सिस, सेक्रम, कॉक्सेक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कशेरुक दंड होता है उसके सेकेंड बोन को एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अपन याद हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है? मानव जोड़ी कितने पेयर्स रिब्स होते हैं? 10 जोड़ी, 11 जोड़ी, 12 जोड़ी, 13 जोड़ी। तो मानव शरीर में 12 जोड़ी जो है आपके रिब्स पाए जाते हैं। ठीक है, आगे है नेक्स्ट है
कितने जोड़ी पसलियाँ ट्रू रिब्स होते हैं, सही होती है। तो माय डियर कितने जोड़ी पसलियाँ सही होती है ट्रू रिब्स, तो 7, 8, 10, 12। तो कितने जोड़ी, तो 7 जोड़ी, 7 ट्रू रिब्स जो होगा वह 7 जोड़ी ट्रू रिब्स जो है यह पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है झूलती पसलियाँ फ्लोटिंग रिब्स कितने होते हैं। तो फ्लोटिंग रिब्स 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी। तो राइट आंसर फ्लोटिंग रिब्स अगर आपसे पूछेगा तो जो 2 जोड़ी। ठीक है, संख्या में पूछेगा तो 4 याद रखिएगा। 12 है कान की अस्थिका ईयर ऑसिकल बनी होती है। कान की अस्थि किस चीज़ से बनी होती है, हाइलिन उपास्थि से, फाइब्रो उपास्थि से, इलास्टी उपास्थि से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कान की जो उपास्थि होती है, कान की जो अस्थिका होती है वह इलास्टिक उपास्थि से बनी होती है। ओके, 13 नंबर का प्रश्न है अस्थि जो बिना मेडुलरी गुहिका का होता है। कौन सा अस्थि है जो बिना मेडुलरी गुहिका का होता है। तो फिबुला, क्लेविकल, फीमर, ह्यूमरस। कौन सा ऐसा अस्थि है जो बिना मेडुलरी कैविटी के होता है। तो वह क्लेविकल जो होता है जिसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं वह बिना गुहिका के होता है। ठीक है, 14 है कॉलर अस्थि, कॉलर बोन किसे कहते हैं। तो एटलस, एक्सिस अस्थि, क्लेविकल अस्थि, स्कैपुला अस्थि। तो कॉलर बोन जो होता है वह क्लेविकल अस्थि को हम लोग कॉलर बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं। एंड आज के इस वीडियो का लास्ट का है आमतौर पे कौन सी कार्पल अस्थि फ्रैक्चर होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आमतौर पे कौन सी कार्पल अस्थि फ्रैक्चर होता है, हेमेट, लेनेट, एस्केफॉइड और कैपिटेट। तो राइट आंसर आमतौर पर जो कार्पल अस्थि जो फ्रैक्चर होता है वह एस्केफॉइड होता है। ठीक है, एस्केफॉइड जो है आपका राइट आंसर होगा। और कल से फिर से एक वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। यह 6 बजे वीडियो मिल ही जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।